गुड इवनिंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा हम देख रहे थे। थर्मल एक्सपेंशन हमने देख लिया था, पढ़ लिया था, उसके पॉइंट समझ लिए थे। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ हीट। आप चाहें तो बिल्कुल नोट कीजिए, कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट। और हीट मैंने आपको बताया था, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या सिस्टम से सराउंडिंग पे मूव करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। फाइन। अब यहां पर एक डिवाइस है जिसमें हीट को मेजर किया जाता है और उसे कहा जाता है कैलोरीमीटर। तो इसको चाहें तो इसको भी लिख लीजिएगा, डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट इज कैलोरीमीटर। और अभी इसकी एक पिक्चर देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि भाई ये कैलोरीमीटर क्या है। तो ये बेटा हमारे पास रहा कैलोरीमीटर। हमारा कैलोरीमीटर बेसिकली आपका एक इंसुलेटेड कंटेनर है और इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। जो हीट अंदर इसके है वो अंदर ही रहेगी। इसको हमने कट करके आपको इंटरनल पार्ट्स इसके दिखाए हुए हैं। इसमें आपका एक हीट सप्लाई करने के लिए हीटर लगा हुआ है इंटरनली, और एक है मोटराइज्ड स्टिरर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है मोटराइज्ड स्टिरर। बेसिकली ये पूरी हीट को, पूरा जो आपका सॉल्यूशन है, जो पूरा सिस्टम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूनिफॉर्म रहे, केवल लोकलाइज्ड वे में हीट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसलिए ये लगा हुआ है। साथ में इसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है और यस, इसमें वाटर आपको दिखाया हो, बट आप कोई भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा कैलोरीमीटर है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंटरनल पार्ट है, इसका जो इंटरनल कंटेनर है वो आपका कॉपर का होगा जनरली। ठीक है, बाहर तो इंसुलेशन होगा बट अंदर जो है वो कॉपर कंटेनर होगा। और उस कंटेनर का मास भी दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसका मास दिया हुआ है तो उसको कैसे डील करना है वो आगे समझेंगे। लेकिन आज बेसिकली जो हम बात करेंगे वो मेन डेफिनेशंस जो हैं, जो टर्म्स हम यूज करेंगे, उनकी बात करेंगे। अब बेटा एक टर्म आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हीट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो हमारी हीट उस सिस्टम से ना तो बाहर आ सकती है और ना उसमें जा सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये सारी चीजें जो हैं ये टाइम बाउंड भी होती हैं। डिपेंड करेगा कि मान लीजिए हम 5 मिनट में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और 5 मिनट में सिग्निफिकेंट हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कर लेंगे। जैसे एक थर्मस का एग्जांपल लीजिए। एक थर्मस में आपने गर्म पानी डाल दिया, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे तक उसमें बिल्कुल गर्म रहेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे सर आज मैंने रखा था कल तक गर्म रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे उसमें से हीट लॉस होगा। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कि हमारी कंडीशंस क्या है, हम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं। अगर 5 मिनट्स में बहुत ज्यादा हीट लॉस नहीं हुआ तो हम उसको इंसुलेटेड एज्यूम कर लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि हीट लॉस ऑलमोस्ट जीरो है। फाइन। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी हमें समझ में आ गया। अब एक टर्म है जो बहुत ज्यादा आपका यूज में आएगा एंड दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हीट कैपेसिटी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी बॉडी को अगर आप हीट करेंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा।
ठीक है, हीट मतलब एनर्जी देंगे। आपने उसको एनर्जी दी तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, आप उससे एनर्जी लोगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो हीट ट्रांसफर जब भी होगा अनलेस अनटिल आपका फेस चेंज ना हो रहा। तो अगर 3 स्टेट होती हैं बेटा, अगर आपको याद हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फाइन। तो अभी जब हम बात करेंगे तो हम केवल एक स्टेट की बात कर रहे होंगे। अगर हम सॉलिड की बात करें तो केवल सॉलिड, लिक्विड की बात करें तो केवल लिक्विड। फेस चेंज अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसको बाद में कंसिडर करेंगे। तो जब आप हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज होगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को आप कहते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं, लिखेगा द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, quantity of heat required to change the temperature of body by 1 degree C or 1 Kelvin। चेंज है, चेंज आप चाहे डिग्री सी में कहिए चाहे केल्विन में कहिए, बात एक ही। ओके, so the quantity of heat required to change the temperature of a body by 1 degree C or 1 Kelvin is known as heat capacity। और जनरली आप इसे डिफाइन करते हैं कैपिटल एस से, कैपिटल एस से, और ये आपका होता है Q बाई टी, या डेल्टा टी लिख लें तो और बेटर रहेगा। फाइन। तो अब जरा इसको समझते हैं। एस है हमारी हीट कैपेसिटी, कैपिटल एस है हीट कैपेसिटी, क्यू जो है वो है हमारी हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, और डेल्टा टी है टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। अब जरा से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी को, ओके ये बॉडी आपको दिखा दे, रैंडम सी बॉडी ले लीजिए कोई भी, इसको आपने कुछ हीट देनी है, उससे आपने इसको क्यू हीट दी, और इसके टेम्परेचर में जो चेंज आया वो टी से टेम्परेचर चेंज हो गया टी प्लस डेल्टा टी। बात समझ में आई? पहले टी टेम्परेचर था, मान लीजिए 10 डिग्री था, बाद में 20 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ गया। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि ये तो डेल्टा टी के लिए कितना चेंज आया, कितनी हीट चाहिए, क्यू, तो 1 डिग्री के लिए कितनी चाहिए, क्यू बाय डेल्टा टी, और इसी को आप क्या कहते हैं, एस। बात समझ में आ गई? तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे उस बॉडी का हीट कैपेसिटी कहेंगे। फाइन। अब बात आती है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो बहुत आसान है आपके लिए, एसआई यूनिट हीट कैपेसिटी की, तो ये आपकी हो जाएगी, क्यू के लिए जूल लिख दें, ओके, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। और अगर हम आपसे डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये तो एनर्जी का हो गया, और के माइनस 1, ये केल्विन आ गया। तो देखिए अभी तक हम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास केवल 3 डायमेंशंस आ रही थी, एम एल टी। अब हमारे पास एक डायमेंशन और आने लग गई, दैट इज केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की बात हम करने लग गए। फाइन।
अच्छा, एक एक चीज और समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस, और इसकी टू बॉडीज हैं, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, आयरन की मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली एक बॉडी छोटी है, दूसरी बॉडी बड़ी है, स्फेरिकल बॉडीज हैं, दोनों स्फेयर मान लीजिए, दोनों को स्फेयर एज्यूम कर लीजिए, ये स्फेयर है, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है, फाइन। अब मैंने आपसे कहा कि भाई एक बॉडी को हीटअप करने के लिए मुझे Q1 एनर्जी चाहिएगी और दूसरी को हीटअप करने के लिए Q2 एनर्जी चाहिए विद सेम अमाउंट डेल्टा टी, फाइन। तो हीट कैपेसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये बता दीजिए। हाँ, हीट कैपेसिटी क्या कहा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट चाहिए। तो अगर छोटी बॉडी होगी तो कम हीट चाहिएगी, कॉमन सेंस की चीज है, बड़ी बॉडी होगी तो ज्यादा चाहिएगी। ओके, तो आप कह सकते हैं हीट कैपेसिटी 2 is greater than heat capacity 1। ये बात समझ में आई। सेकेंड बॉडी की, जो बिगर बॉडी है, उसकी हीट कैपेसिटी स्मॉलर बॉडी की हीट कैपेसिटी से ज्यादा होगी अगर सेम सब्सटेंस है। बाकी डिपेंड करेगा भाई, कोई सब्सटेंस जल्दी हीट अप हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, किसी में कम चेंज आएगा, तो वो चीजें आगे आएंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। तो हमने आपसे कहा हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी बॉडी के, हाँ फिजिक्स की बात करें तो बॉडी कहेंगे, अब केमिस्ट्री में आ जाएंगे तो गैसेस कहने लगेंगे। तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी, फाइन। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब जब ये स्पेसिफिक आ जाए ना, मतलब कुछ हाँ स्पेशल सी बात हो रही है, तो स्पेसिफिक मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जनरली यूज होता है पर यूनिट मास के लिए, फाइन। तो लिख लीजिएगा हीट या एनर्जी, जो भी आप लिखना चाहे, बुक में एनर्जी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree C or 1 Kelvin, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, 1 ग्राम या 1 kg या यूनिट मास के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको जनरली डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, कैपिटल ऐसे स्मॉल ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो थोड़ा बड़ा बना लीजिए, स्मॉल एस बाय एम। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाय एम डेल्टा टी, फाइन। ये आपकी हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो ये क्या हो जाएगा, ओके, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। और जल्दी से इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, डायमेंशन अगर आप देखेंगे, पूरा लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पूरा लिख लीजिए, ml² t-2, kg के लिए m लिखेंगे और यहाँ पे k लिखेंगे। अब आप देखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यूनिट आ जाएगी l² t-2 k-1। क्लियर है। तो जूल पर केजी केल्विन, ये आपकी हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट आ गई।
स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया? तो अब क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक छोटी बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है, लेकिन दोनों बॉडी कॉपर की है, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s1 इज इक्वल टू स्मॉल s2 इज इक्वल टू s कॉपर। ये बात समझ में आई? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपका सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, इसके अलावा किसी और चीज पे नहीं करेगी। फाइन। हाँ, बाकी एक टेम्परेचर वाली चीज है, उसको आगे समझेंगे। जनरली हम इसे कांस्टेंट एज्यूम करेंगे जब तक हमसे कहा ना जाए। तो हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गया। अब फिजिक्स में जब आप किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, मेटालिक बॉडी है तो ठीक है, लिक्विड की बात कर रहे हैं तब भी ठीक है, गैसेस भी हो सकती हैं, बट गैसेस में जब आप पर केजी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस केजी का नहीं होता। आपको याद है, मास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोल्स है। तो यहां पर एक और टर्म आता है, इसको नोट कीजिएगा, और ये है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भाई अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट में खा गया, एक मिनट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, कई बार मोलर हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं। तो यहां देखिए ये क्या है। अब जैसे वहां पे हमने स्पेसिफिक टर्म कब यूज किया था? पर यूनिट मास के लिए। यहां पे हम कहेंगे पर यूनिट मोल, क्योंकि मोलर टर्म आ गया। फाइन। सो लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं, चलिए, एनर्जी या हीट जो भी आप लिखना चाहें, एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree C or 1 Kelvin। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से चेंज करना चाहते हैं, तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा सी से। ओके, तो सी हमारा होता है 1/n Q बाई डेल्टा टी। यहां पे n जो है वो हमारे हैं मोल्स। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? तो कई बार तो वो लिख देते हैं हीट कैपेसिटी, आपको यूनिट देख के पता करना पड़ता है कि भाई ये कौन सी है। ठीक है, जनरल में हीट कैपेसिटी लिख देते हैं। तो यहां पे देखिएगा एसआई यूनिट की जब आप बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जूल पर मोल केल्विन। ओके, जूल पर मोल केल्विन। हाँ, एन वही गैसेस वाला जो है, एन इज मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जनरली गैसेस के लिए यूज में आता है। फाइन। अब जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, जो टेम्परेचर चेंज होता है, तो गैसेस में अगर आपको याद हो, आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, दूसरा हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं, और टेम्परेचर दोनों ही केसेस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें इन केस ऑफ गैसेस यहां पे लिख लीजिएगा, टेम्परेचर कैन बी चेंज्ड
बाय कैसे लिखें, कैन बी डन, ओके एट कर दीजिए, कैन बी चेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पे हमारा आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझ में आया? तो या तो हम अपने वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे या हम अपने प्रेशर को फिक्स रखेंगे और फिर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा हो तो इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आप इनके नाम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका कहलाता है सीपी। ठीक है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा सीवी। हाँ, दोनों डिफरेंट होते हैं। आगे इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे पूरा। गैस लॉज में तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था इसे, बट थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज आएगा। ठीक है, अब जरा सी देखिएगा, ये तो सब डेफिनेशन हो गई। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी आपका फेस चेंज नहीं हो रहा है तो पहली चीज हम लिख रहे हैं नो फेस चेंज, बट टेम्परेचर चेंज। फेस चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई की होगी। और ये फॉर्मूला आपका आएगा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q है आपकी हीट, M है आपका मास ऑफ बॉडी, S है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T को लिख लीजिएगा बेटा T फाइनल माइनस T इनिशियल। चेंज आप सबको पता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिएगा, यहीं पर एक टर्म और समझते हैं। इफ S is temperature dependent, पहले मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल s क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको दे दिया गया, ये तभी यूज करना जब आपको मेंशन किया जाएगा, इस पे स्पेशल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, S इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो इफ S वेरीज विद टेम्परेचर और S इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आप इसको कैलकुलस यूज करेंगे। dq इज इक्वल टू एम एस डी टी। यहां पर S आपका फंक्शन ऑफ t होगा बेटा, ये समझ में आया? जो भी गिवन है, जो भी गिवन है, और फिर आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू एम एस डी टी। यहां पर मैं ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा। फाइन, हीट हमारी हो गई 0 से Q, और टेम्परेचर हमारा हो गया T इनिशियल टू T फाइनल। फाइन, तो जनरल फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं एक्चुअली। ये S आपका वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, दोनों के लिए आ जाएगा। यस, अब आप सोचिए, S अगर कांस्टेंट है तो M और S बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर आपको S वेरिएबल दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन यूज करना है, अदरवाइज यस, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं, क्या बात क्या हो रही है। ये हीट कैपेसिटी जो टर्म आ रहा है, आईसीसी वालों ने तो इसे क्लास 10th में किया होगा। ओके, तो हमने आपसे कहा इफ टेम्परेचर ऑफ
1 kg substance is increased by 20 डिग्री। ठीक है, एक सब्सटेंस हमने लिया, उसके टेम्परेचर को हमने 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया when heat is given to it। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। अच्छा, हीट नहीं लिखी मैंने। ओके, 400 जूल। व्हेन 400 जूल हीट कर दीजिए इसको। व्हेन 400 जूल हीट इज गिवन टू इट। फाइन। अब देखिए, यहां पे आपको कोई बात नहीं कही कि एस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आपको कुछ लेना भी नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, हमें पता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। फाइन। अब Q आपको गिवन है 400, M की वैल्यू आपको पता है 0.1, S की वैल्यू आपने यहां रखी, और डेल्टा टी आपके पास कितना हो गया, 20 डिग्री का चेंज आया। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चेंज है। ओके, तो यहां से आप देखेंगे आपका जो S है वो आ जाएगा 200 जूल। हाँ जी, 200 जूल पर केजी केल्विन। 200 जूल पर केजी केल्विन। कुछ बात समझ में आई? चलिए, और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, वो है आपकी वाटर के लिए। तो लिखेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हाँ, ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपकी होती है 4186 जूल पर केजी केल्विन। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, यहां पर बहुत ज्यादा एक और यूनिट यूज होती है हीट के लिए, वो है कैलोरी। ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हीट में सबसे ज्यादा ये यूज में आती है। तो एक कन्वर्जन लिख लीजिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, ओके। और एस वाटर जो आप लिखते हैं ना, हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए, वो एक्चुअल में होती है बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। एक्चुअल में कैलोरी को डिफाइन ही ऐसे किया गया। कैलोरी की जो डेफिनेशन दी गई है, 1 कैलोरी का मतलब होता है जो वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दे। कितने वाटर के? 1 ग्राम वाटर के। ठीक है, तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया? द एनर्जी विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सी। और 1 डिग्री सी में भी स्पेसिफिक दिया हुआ है डेफिनेशन के लिए, 4.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी। क्लियर? बट आप कहीं पर भी 1 डिग्री चेंज के लिए, वाटर के 1 डिग्री चेंज के लिए 1 ग्राम में 1 कैलोरी एज्यूम करेंगे। ये याद रखिएगा आज के। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 केजी वाटर को मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाना है, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड क्या होगी? तो ये आपका एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। अब बेटा आपको पता है कि इसको हम बेटर है कि हम किसके टर्म्स में करें? ये सीजीएस यूनिट में। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो एस वाटर हमें नोन है वो क्या है? 1 कैलोरी। अब डिपेंड करेगा आपको यूनिट क्या दी हुई है, बट जो हमें याद रहती है वो क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। ठीक, तो मैं यहां पे Q का फॉर्मूला लिखूंगा एम एस डेल्टा टी। अब M की वैल्यू, क्योंकि मैं ग्राम में लिख रहा हूं यहां पे,
तो मैं यानी 1000 ग्राम लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज मुझे दिया गया है 10 डिग्री सी का, 10 से 20 मतलब 10 डिग्री सी। ये समझ में आया आपको? ओके, अब देखिए ये 10 एक मिनट, ये कहां चला गया? हाँ जी, ठीक है। ये डिग्री सी और डिग्री सी यहां कैंसिल हो गए, और जीएम और जीएम यहां कैंसिल हो गए। कितना गया? 1000 इंटू 10, यानी ये मेरे पास 10,000 कैलोरी, 10,000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है मुझे। फाइन। 1 केजी वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे 10,000 कैलोरी, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 किलो कैलोरी। समझ में आया कुछ? नोट कीजिए। फिर आगे बात करते हैं फेज चेंज की। अब बेटा बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट की, या फेज चेंज भी कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? फेज चेंज, PHASE, फेज चेंज। अब भाई ये बात ये है कि ये फेज चेंज का मतलब क्या है? तो फेज चेंज का मतलब है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ आपको पता है कि हमारे पास जनरली 3 फेजेस, ये हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो एक हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है या सॉलिड फेज होता है, दूसरी हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है, इसको हम अलाइन कर दें जरा इसके साथ, और एक और हमें लेनी पड़ेगी, और वो हमारे पास है गैसियस स्टेट। फाइन। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक हमारे पास है सॉलिड, एक हमारे पास है लिक्विड, और एक हमारे पास है गैस। फाइन। सॉलिड से गैसियस स्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? हाँ जी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल सही बात आपकी, इसको आप कह देते हैं मेल्टिंग। फाइन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेल्टिंग जनरली होती है, ये अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, और अगर आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे, हाँ जी, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। ठीक है, फ्यूजन भी यूज किया जाता है टर्म, बट फ्रीजिंग। तो यहां से आपको 2 टेम्परेचर मिलते हैं। कोई भी आपने प्रेशर ले लिया, सपोज आपने एटमॉस्फेरिक, जनरली जब कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो इस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जब जाएगा तो वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये समझ में आया? इसी तरह से जब आप बात करेंगे लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट होने की, तो लिक्विड से गैस पे जब जाएगा तो आप इसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। ओके, वेपराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड पे आएगा तो कंडेंसेशन। ओके, ये सबको याद है, ये 6 से बहुत बार आप देख चुके हैं, ये आपका कंडेंसेशन हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे और बता दीजिए कि ये सॉलिड से जब आप गैस में इसे कन्वर्ट करेंगे, वेपर भी आप कह सकते हैं, सॉलिड से वेपर फेज, सॉलिड से वेपर फेज में जब आप जाएंगे तो इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। यस, सब्लिमेशन।
ठीक है। और इसके लिए भी जनरली सब्लिमेशन ही यूज कर लेते हैं, गैस से सॉलिड में आने को भी सब्लिमेशन ही कर लेते हैं। क्लियर है। अब बात ये आती है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको, शायद सबसे पहले आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में आपके जो मॉलिक्यूल्स थे, सॉलिड स्केल में सॉलिड स्टेट में जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वो लॉग्ड स्टेट में थे और फेयरली रिजिड स्ट्रक्चर आपके पास था और उनके बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन काफी हाई था। ठीक है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और वो मूवमेंट जो है वो इंक्रीज कर गया था, रिजिड नहीं रहे थे अब। और गैसियस या वेपर स्टेट में उनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं रह गई थी, मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए थे, इतनी ज्यादा एनर्जी उन्हें मिल गई थी कि वो एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहे थे, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। फाइन। तो ये डिफरेंस था, ये हम सबको पता है। तो अब अगर देखें तो सॉलिड से अगर आपको लिक्विड पे जाना है तो डिफरेंस मेनली किस पे आया? एनर्जी पे। एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूल्स के बीच की। फाइन। तो अगर आपने सॉलिड को एनर्जी दी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। फाइन। हाँ भाई, एक तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दूसरा ये फेस चेंज हो सकता है। तो अगर फेस चेंज हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड को अगर आप एनर्जी देंगे, एनर्जी के लीजिए, हीट के लीजिए, बात एक ही है। हाँ, यहां पे अगर आपने एनर्जी दी तो भी यहाँ पे फेस चेंज अगर हो रहा है, एक तो टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे वाटर को आपने एनर्जी देनी शुरू की तो पहले वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था आपका, 5 से धीरे 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 करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद उसमें चेंजेस शुरू होंगे, फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट, या स्टीम आप जिसे कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो लिक्विड से ये चला जाएगा गैस में। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस समय आपका फेस चेंज हो रहा होता है और आप हीट सप्लाई करते हैं, उस समय टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको चाहें तो आप लिख लीजिएगा, इन या ड्यूरिंग चेंज इन चेंजिंग स्टेट, इन चेंजिंग स्टेट या ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी समझ में आया? जो दो फेजेस के बीच के डिफरेंस है, ठीक है, रिक्वायर्ड, एक मिनट मैं इसको पढ़ लूं। इन चेंजिंग स्टेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड और रिमूव, टू ऐड और रिमूव फ्रॉम द नहीं लिखिए, फ्रॉम वन स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट कर दीजिए, from one state of substance to convert it into another state, to convert it into another। ये बात समझ में आई? तो या तो आपको एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा या आपको वो रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है। during phase change, temperature remains constant। फाइन। टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं और आपको ये पता नहीं चलता कि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही होती है? फेज चेंज पे। तो कई बार ये कहा जाता है कि ये एनर्जी जो है ये हिडन है,
इसीलिए इसके लिए एक नाम यूज होता है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। क्या यूज होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, ये लेटेंट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है हिडन। तो हिडन क्यों कहा गया भाई? नॉर्मली आप हीट दे रहे थे तो बॉडी के टेम्परेचर में या सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आ रहा था। अब आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब जरा इसको एक ये भी टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है इसको। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ हीट required per unit mass to transfer the substance from one state to another. To transfer the substance from one state to another. क्लियर हुआ? अब भाई अलग अलग प्रोसेस हैं तो ये अलग अलग होगी। जनरली इसको आप डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, और फॉर्मूला आपका आ जाता है Q बाय M। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट लेटेंट हीट की जूल पर केजी, जूल पर केजी। लेकिन एक और यूनिट है जो बहुत यूज में आ रही होगी, दैट इज कैलोरी पर केजी। हाँ जी, और डायमेंशन अगर पूछूं तो डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई m, तो ये आपका जाएगा L स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है? तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन और SI यूनिट आपको बता दी। अब देखिए इसमें लिखा क्या होगा, L जो भी आपको मिलेगा तो यहां पे LF लिखा होगा। LF मतलब L फ्रीजिंग या फ्यूजन, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो L फ्यूजन का मतलब हुआ यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्टिंग भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यस, तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, SI की बात कर रहे हैं, 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ओके, तो LF लिखा होगा। आप लिक्विड टू सॉलिड कहिए या आप इसी को सेम टेम्परेचर पे अगर देखेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड भी कह सकते हैं। अगर देंगे, सॉलिड को देंगे तो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड से लेंगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला आपका यूज में आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू ML। ये बात समझ में आई? तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। एक तो आपका आया जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज में आपका फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा T, और एक आपका आएगा जब आपका फेज चेंज हो रहा है, वहां पे आपका फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू ML। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मास बहुत कम है, DM कैलकुलस अगर आप यूज करें, ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हैं DQ, स्मॉल क्वांटिटी DQ, दैट इज इक्वल टू L इंटू DM। L कांस्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, L इज अ कांस्टेंट टर्म फॉर
वन टाइप ऑफ प्रोसेस। अगर फ्रीजिंग है तो अलग है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे एल फ्यूजन दिया, वैसे ही एल वी भी दिया जा सकता है, एल वेपराइजेशन। लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, कितने को, 1 kg अमाउंट को, तो उसे आप कहेंगे एल वी। बात समझ में आ रही है कुछ? अच्छा, एक ना फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं, ये आगे बहुत यूज में आएंगे, इनको लिख लीजिएगा। एक तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि टेम्परेचर चेंज के लिए आपका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एक तो ये यूज हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपसे कहा फेज चेंज, तो फेज चेंज जब भी होगा तो आपका फॉर्मूला यूज हो रहा होगा Q इज इक्वल टू एम एल। फाइन। अब जरा सी इसमें कैलकुलस को डालते हैं थोड़ा सा, वो कहां पे आएगा वो भी आपको बता दूं। dq बाई डी टी, ये क्या हो गया, dq बाई डी टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। बहुत ज्यादा इसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो dq बाई डी टी, ये जब आप देखेंगे तो dq बाई डी टी आपका होगा, फिर से दो केस आएंगे, एक जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक जब फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिख रहा हूं टेम्परेचर चेंज में। टेम्परेचर चेंज के टाइम पे dq बाई डी टी आपका होगा एम एस डी टी बाई डी टी, ठीक है। और ये dt बाई डी टी क्या है, ये आपका रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो अगर ये ठंडा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका रिड्यूस कर रहा है, तो आप इसे कहेंगे रेट ऑफ कूलिंग। हाँ, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आप इसे कहेंगे रेट ऑफ हीटिंग। रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज मतलब रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग। बात समझ में आई? अच्छा, अब फेज चेंज के केस में कैसे लिखेंगे इसे, डी क्यू बाई डी टी, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा फेज चेंज। अब आपका फेज चेंज होगा, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला लिखेंगे, एल तो कांस्टेंट है, एल डी एम बाई डी टी। फिर ध्यान से समझिएगा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊपर मैंने लिखा हुआ था वही लिख दें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है। ये डीएम बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ मास ट्रांसफर, रेट ऑफ मास ट्रांसफर। किस रेट पे एक सेकंड में कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले खूब यूज में आने हैं आपके, इनको जरा नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। बेटा एक ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ। इसमें हम y एक्सिस पे टेम्परेचर को शो करेंगे, और अभी जो हम टेम्परेचर शो कर रहे हैं वो डिग्री सी में शो करेंगे, फाइन। और x एक्सिस पे हम हीट शो करेंगे, दैट इज Q। क्लियर? इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ग्राफ को, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। सपोज आपके पास कोई बॉडी है और उसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक। हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ये जीरो जो है आपका, मैं यहां पे एक लाइन और बना दूं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये जो है, ये डॉटेड लाइन जो है, यहां पे मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ध्यान रखिएगा।
तो अभी मैं नेगेटिव पे हूं और मैं आपके समझने के लिए इसको ले रहा हूं आइस, वाटर। आप कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज ले सकते हैं, बट अभी मैं आइस, वाटर और स्टीम सिस्टम ले रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है आइस का -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, और आपने इसको कुछ हीट देना स्टार्ट किया। आप इसे कुछ हीट देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और ये आइस आपकी कहां तक पहुंच जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात समझ में आई? तो अब अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग हीट देखें तो ये मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं। मैं इस हीट को कह रहा हूं Q1। Q1, ये बात समझ में आई? आपने Q1 हीट दी तो आपकी बॉडी जो थी वो माइनस, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, मैंने -5 लिया हुआ, -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई। ठीक है, ये आपका लीनियर ग्राफ आएगा, बिकॉज आपका फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, अब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई है और अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो अब क्या होगा, अब आपका फेज चेंज होगा बेटा, और आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि आपका पूरी की पूरी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये आपका रहा फेज चेंज, फेज चेंज। ठीक है, और इधर आप लिख सकते हैं आइस, यहां पे आपका आइस था। Q1 हीट आपने दी थी आइस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए, और Q2 हीट आप दे रहे हैं फेज को चेंज करने के लिए। अब समझिएगा, ये 2 पॉइंट देखिएगा बेटा, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी। यहां पे फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिखाया गया, ये आपका आइस है एट 0 डिग्री C। ठीक है, और जहां पर ये एंड हो रहा है, यहां पे सारा का सारा वाटर है एट 0 डिग्री C। कुछ समझ में आ गया? पूरा का पूरा फेज आपका चेंज हो चुका, पूरा मास जितना था आपके पास, मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक था तो 1 kg आइस थी, 1 kg आइस 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपने फिर से इसको हीटअप करना शुरू किया, क्या होगा, अब वाटर का फेज तो चेंज हो गया ना, अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो वाटर का टेम्परेचर जब इंक्रीज होना शुरू होगा तो फिर आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, ये स्केल्ड ग्राफ नहीं है, स्केल्ड ग्राफ का मतलब, हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, स्लोप फ्लोप में डिफरेंस आ सकती है। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, मान लीजिए यहां कहीं पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए नीचे मैंने 5 डिग्री इतना डिस्टेंस दिखाया था, अब उतनी डिग्री में मैं आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आपका जो वाटर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टोटल वाटर जितना भी आपने लिया था, 1 kg लिया था तो 1 kg वाटर है। ओके, अब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, अब वाटर कन्वर्ट होने शुरू कर देगा, किसमें, वाटर किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में। तो अगेन फेस चेंज आएगा। फाइन, चलिए चलिए 1 मिनट, इसको मैं आपको ये दिखा दूं, ये जरा समझिएगा। ये जो थर्ड वाली हीट आपको दिख रही है ना, Q3, Q3 मैं आपको हाइलाइटर से भी दिखा देता हूं बेटा, ये वाली जो हीट है, येलो कलर से आपको दिखा, ये जो आपको हीट Q3 दिख रही है, इसने क्या किया है, इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेस किया है, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं फिर से आपका फेस चेंज होने लग गया, ये सारी की सारी स्टीम में कन्वर्ट होगी, और इसमें आपको फिर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेट्स से ये एनर्जी है Q4। हाँ जी, चलिए आपने कहा Q4 एनर्जी। अब क्या हुआ, लास्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है
यहां पे आपके पास सारी की सारी स्टीम है, स्टीम एट 100 डिग्री सी, ध्यान रखिएगा। अब आप और हीट देंगे तो क्या होगा, अब स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, और स्टीम का टेम्परेचर फिर से आपके पास एक स्लैंटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। हाँ, आप उसे Q5 कह सकते हैं अगर स्टीम के टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, सपोज 100 डिग्री से आप 120 डिग्री ले गए, तो ये आपकी Q5 हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है? अब जो चीज हमने अभी पढ़ी, ऊपर फॉर्मूले पढ़े थे, उनको यूज कैसे करना है। देखिए, जब आप कहेंगे Q1, ठीक है, तो Q1 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा आएगा, MS डेल्टा T, फाइन। तो आप कहेंगे मास M, जो भी आपने लिया, 1 kg लिया तो 1 रख देंगे। यहां पर स्पेसिफिक हीट आएगी आइस की, बेटा, क्योंकि आपके पास बॉडी आइस है इस समय, ठीक है। तो MS आइस इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल। डेल्टा टी का मतलब समझ में आया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल क्या हो गया, 0। मैं यहां पे लिख देता हूं, इस पर्टिकुलर केस के लिए टी फाइनल 0 हो जाएगा, और टी इनिशियल आपका यहां पे मैंने -5 दिया हुआ आपको। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, एस आइस जो है वो आपको गिवन होगी, एस आइस आपको गिवन होगी। चलिए, अब Q2 क्या है, Q2 वो एनर्जी है जो फेस को चेंज कर रही है। तो यहां पे आपका फॉर्मूला लगेगा M इंटू L फ्यूजन। आप मेल्टिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मेल्ट हो रहा है यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो LF लगेगी, तो M इंटू LF, फाइन। अच्छा, ये अगर आपको याद हो जाए, LF जो है वो आपकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 1 ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, 80 कैलोरी, ठीक है। हाँ, हो सकता है बुक में आपके 80 किलो कैलोरी पर केजी लिखा हो, तो किलो किलो से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक की। अब देखिए Q3 क्या है, Q3 में फिर से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और Q3 में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, MS वाटर। अब आइस नहीं है आपके पास, अब तो सारा का सारा लिक्विड स्टेट है, तो S वाटर जो हमने आपको बताया था 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इनटू T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये कुछ अलग होंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां पर T फाइनल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 100 दिया हुआ है, क्योंकि हम उसे स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो T फाइनल मेरा हो गया 100 डिग्री, और T इनिशियल मेरा आ गया 0 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? अरे 0 डिग्री वाटर से लेके हम 100 डिग्री तक गए, तभी तो हमने Q3 दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं Q4 में क्या हो रहा है, फिर से फेस चेंज हो रहा है, तो अब मैं यहां कहूंगा MLV, लेटेंट हीट वेपराइजेशन के लिए, क्योंकि अब लिक्विड से वेपर स्टेट पे या गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट होगी, ठीक है, स्टीम में जा रही है। ओके, LV की वैल्यू भी बेटा वाटर और इसके लिए तो सिस्टम के लिए याद रखिएगा, आइस वाटर स्टीम सिस्टम के लिए LV जो आपका होता है वो आपका होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ना मेंशन किया हो तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये आपको याद होगा, ठीक है। तो कई बार इस पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अगर आप Q5 कहेंगे तो वो आपका हो जाएगा M, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, S स्टीम, प्लीज ध्यान रखिएगा, इनटू जो भी आपका डेल्टा T होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहां पे कुछ अलग होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था 120 डिग्री, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए T फाइनल हमारा 120 डिग्री आ गया, और T इनिशियल 100 डिग्री था, ठीक है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पर मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहां पर मेरा फेज चेंज हो रहा है। यस, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आइस थी जो -5 डिग्री पे थी, -5 डिग्री सी पे आइस थी, इसको आपको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सी वाटर पे। हाँ, -5 डिग्री सी आइस को आपने कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सी वाटर पे। ठीक है, तो ये आपको अब कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भाई पहला स्टेप क्या होगा, -5 डिग्री सी आइस से मैं कहां लेके जाऊंगा, 0 डिग्री सी आइस पर। पहला स्टेप मेरा ये रहेगा, -5 डिग्री सी आइस को मैं 0 डिग्री सी आइस पे लेके जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद 0 डिग्री पे मेरा फेस चेंज होगा। फाइन, 0 डिग्री पे मेरा फेस चेंज हो रहा होगा। फिर क्या होगा, अब मैं 0 डिग्री सी वाटर को, फेस चेंज हो गया ना, पूरा वाटर में आ गया, इससे वाटर किस सेम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सी वाटर से मैं 40 डिग्री सी वाटर पे कन्वर्ट करूंगा। समझ में आया? तो 3 स्टेप में मेरी ये टोटल प्रोसेस होगी। इसमें मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट को अगर मैं Q1 एनर्जी कहूं, सेकंड में मैं Q2 कहूं, थर्ड में मैं Q3 कहूं। ये क्या है, 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज टेम्परेचर चेंज की है सॉलिड के, तो ये मेरे पास आ जाएगा ms डेल्टा टी। यहाँ पे s जो है वो आइस के लिए होगा, डेल्टा टी मेरा 5 डिग्री सी हो जाएगा। याद रहेगा? ओके। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं Q2, Q2 क्या होगा, फेस चेंज है तो ml फ्यूजन आएगा क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, और Q3 मेरा क्या हो जाएगा, ms वाटर इंटू डेल्टा टी। और यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी क्योंकि 0 से 40 गए हैं हम। समझ में आ रहा है? तो ये डेल्टा टी दोनों जगह सेम नहीं रहेगा। यहां पे जो डेल्टा टी है ये मेरा 5 है, हाँ 5 डिग्री सी कह लीजिए, और इधर डेल्टा टी जो है वो 40 डिग्री सी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये और क्लैरिटी आपको आएगी। आज हमने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस।